सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11th के लिए है अध्याय नंबर 7 नए की जन्म कुंडली 1, जिसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। पाठ का अध्ययन करने से पहले है मूल पाठ पढ़ने से पहले हम गजानन माधव मुक्तिबोध है इनका जीवन परिचय की कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध है, इनका जन्म 13 नवंबर 1917, जन्म इनका 13 नवंबर 1917 को हुआ था। कहाँ? श्योपुर में हुआ था, जिला मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश जिला मुरैना, कस्बा है श्योपुर। श्योपुर कस्बे में इनका जन्म हुआ था। 13 नवंबर 1917 को इनका जन्म है वो हुआ था। इनके पिता का नाम था माधवराम और माता का नाम था पार्वती बाई। पिता माधवराम जी, माता श्रीमती पार्वती बाई। इनके पिता थे सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत थे। इनके पिता पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर थे। बार बार पिता की बदली होने के कारण जो इनकी शिक्षा दीक्षा थी वो सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। इनका पढ़ाई का जो क्रम है वो बीच बीच में टूटता छूटता रहता है। इसके बावजूद इन्होंने सन 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से MA की डिग्री प्राप्त की थी। 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से MA की डिग्री प्राप्त की थी। MA की डिग्री इन्होंने पाई थी कब? 1954 में नागपुर विश्वविद्यालय से ली थी। पिता के व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण इन्हें अब देखिए इनमें जो गुण आते हैं, नैतिक गुण आते हैं वो अपने पिता के व्यक्तित्व के कारण आते हैं। ईमानदारी है, न्यायप्रियता है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति के जो गुण हैं वो इन्हें अपने पिता के द्वारा मिलते हैं। लंबे समय तक नया खून जो साप्ताहिक का संपादन करने के बाद उन्होंने दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव मध्य प्रदेश में अध्यापन कार्य किया था। उन्होंने लंबे समय तक नया खून नामक साप्ताहिक पत्र था। साप्ताहिक यानी एक सप्ताह में एक बार निकलने वाला जो साप्ताहिक पत्र था, इसका संपादन कार्य इन्होंने किया था। संपादक के रूप में इन्होंने कार्य है वो किया था। फिर इसके बाद में इन्होंने अध्यापन का कार्य है वो चुना था। अध्यापन करने लगे थे ये मध्य प्रदेश के राजनांदगांव में। मुक्तिबोध का जीवन संघर्षों और विरोधों से भरा रहा है। उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा का अध्ययन किया है। मार्क्सवादी विचारधारा के मानने वाले थे, जिसका प्रभाव उनकी कविताओं पर भी देखने को मिलता है। पहली बार उनकी कविताएं सन 1943 में द्वारा संपादित तार सप्तक, अज्ञे जी के द्वारा संपादित तार सप्तकों की बात हमने पहले भी की थी। तो 1943 में की द्वारा संपादित तार सप्तक में छपी। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कहानी भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे हैं, आलोचनात्मक निबंध लिखे हैं और कवि के द्वारा लिखे गए गद्य का अद्भुत नमूना है ये। मुक्तिबोध एक समर्थ पत्रकार भी थे। उनकी ये विशेषता अगली पीढ़ी को रचनात्मक ऊर्जा है वो देती रही है। मुक्तिबोध नई कविता के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये नई कविता के प्रमुख कवि, नई कविता का नाम आपने सुना होगा, नई कविता के प्रमुख कवि है वो माने जाते हैं। नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में इनकी ख्याति है मिली हुई है। इनको गहन विचारशीलता और विशिष्ट भाषा शिल्प के कारण इनके साहित्य की एक अलग पहचान मिली है। स्वतंत्र भारत के मध्यम वर्ग की जिंदगी की जो विडंबनाएं और विद्रूपताओं का चित्रण इनके साहित्य में है। मध्यम वर्ग जो होता है उसकी जिंदगी की जो विडंबनाएं हैं, विद्रूपताएं हैं, इनके साहित्य में देखने को मिलती है। एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था, ये चाहते थे कि समाज में एक बेहतर मानवीय समाज व्यवस्था हो, इसके निर्माण की आकांक्षा भी ये रखते थे। मुक्तिबोध के साहित्य
जिसमें आता है चांद का मुंह है टेढ़ा। आपने ये सुना होगा, प्रसिद्ध रही है। चांद का मुंह है टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है, बुरी बुरी खाक धूल, बुरी बुरी खाक धूल, ये इनका काव्य संग्रह है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये भी इनका काव्य संग्रह है। इसमें भी इनकी कविताओं का संकलन है वो देखने को मिलता है, जिसमें समाज की विद्रूपताएं, विभिन्नताओं या जो समाज में फैली जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करते हुए दिखाई देते हैं। कमाएंगे पुनर्विचार, एक साहित्य की डायरी आदि इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। 6 खंडों में प्रकाशित मुक्तिबोध रचनावली में इनकी सारी रचनाएं अब एक साथ उपलब्ध है। 6 खंडों में मिलती है इनकी सारी रचनाएं एक साथ, मुक्तिबोध रचनावली नाम से मिलती है। यहाँ उनकी प्रसिद्ध एक साहित्य की डायरी का एक निबंध प्रस्तुत है। यहाँ जो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी एक साहित्य की डायरी, इसमें से एक निबंध है वो लिया गया है नए की जन्म कुंडली। जैसा कि मैंने बोर्ड पे नाम भी लिखा है, एक में लेखक ने व्यक्ति और समाज के, तो इसमें क्या बताया गया पाठ में कि व्यक्ति और समाज के बाहरी तथा आंतरिक परिवर्तन, व्यक्ति हो चाहे समाज उसके बाहरी परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन है, के फलस्वरूप प्राप्त चेतना को नए के संदर्भ में देखने की कोशिश की है। लेखक का मानना है कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त यथार्थ की वैज्ञानिक चेतना को ही नया मानना चाहिए। लेखक का यह भी कहना है कि संघर्ष और विरोध के निष्कर्ष को व्यवहारिकता में न जीने के कारण हम पुराने को तो छोड़ देते हैं किंतु नए को वास्तविक रूप में अपना नहीं पाते हैं। देखिए व्यक्ति होता है वो संघर्ष भी करता है, विरोध भी होता है, कई चीजों को लेकर उसके मन में विरोध की भावनाएं भी होती है, लेकिन इस निष्कर्ष को उसको व्यवहारिकता में नहीं लाता है, उसका जो निष्कर्ष निकलता है उसे व्यवहारिक जीवन में नहीं अपनाता है और हम पुराने को तो छोड़ देते हैं। जो पुरानी पद्धतियां हैं, पुराने विचार हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उनका हम त्याग कर देते हैं और नए को भी हम वास्तविक रूप से नहीं अपना पाते हैं, किंतु नए को भी वास्तविक रूप में अपना नहीं पाते हैं। तो ऐसी स्थिति है व्यक्ति की हो जाती है। इसी कारण व्यक्ति है वो इस समाज में संघर्ष पाता है, उसका अनेक विरोध भी उसे झेलने पड़ते हैं। इसी का चित्रण है वो इसे पाठ के अंतर्गत मुक्तिबोध जी ने किया है। नए की जन्म कुंडली पाठ मूल पाठ का अध्ययन करते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, लेखक कहते हैं मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसे, क्षमा कीजिए आप माफ कीजिए, कि मैं एक जमाने में बहुत बुद्धिमान समझता था, जिसे मैं एक जमाने में बहुत बुद्धिमान मानता था। मुझे उससे बहुत आशाएं थी कि वह आगे चलकर एक मेधावी प्रतिभाशाली पुरुष निकलेगा। लोग समझते थे कि मैं उस व्यक्ति को अनुचित महत्व दे रहा हूँ और लोग कहते थे कि मैं उसे अनुचित ही महत्व दे रहा हूँ, उचित नहीं है, जितना मैं उसे महत्व देता हूँ वो उचित नहीं है, ऐसा लोग समझते थे। मुझे लगता था कि वह व्यक्ति हमारी भारतीय परंपरा का एक विचित्र परिणाम है। वह अपने विचारों को अधिक गंभीरतापूर्वक लेता था, विचारों को बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करता था, चिंतन करता था। वे उसके लिए धूप और हवा जैसे स्वाभाविक प्राकृतिक तत्व थे और जो विचार उसके मन में उठते थे वो उसके लिए धूप और हवा जैसे स्वाभाविक प्राकृतिक तत्व मात्र मानता था, शायद इससे भी अधिक। दरअसल उसके लिए न वे विचार थे न अनुभूति थी, वे उसके मानसिक भूगोल के पहाड़, चट्टान, खाइयां, जमीन, नदियां, झरने, जंगल और रेगिस्तान थे। तो कहते हैं कि जो उसके जो विचार थे, विचारों को गंभीरतापूर्वक लेता था, लेकिन वो उसके लिए धूप और हवा जैसे वास्तविक प्राकृतिक तत्व मात्र थे, शायद इससे भी अधिक थे। दरअसल उसके लिए न तो वो विचार थे न ही उसकी अनुभूति थी। वो क्या थे? वो उसके मानसिक भूगोल, जो उनके मन का जो भूगोल था उसमें वो पहाड़, चट्टान, खाइयां, गुफाएं, जमीन, नदियां, झरने, जंगल और रेगिस्तान थे। मुझे ये भान होता रहता था कि वह व्यक्ति अपने को प्रकट करते समय स्वयं की सभी इंद्रियों से काम लेते हुए आंतरिक यात्रा कर रहा है। और कहते हैं कि मुझे ये बार बार उसे देखकर महसूस होता था, ये भान होता था कि ये जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपने को प्रकट करते समय, अपना को प्रकट करते समय, अपने बारे में बताते हुए स्वयं की सभी इंद्रियों से काम लेते हुए, जो सभी इंद्रियां हैं उसका काम लेते एक आंतरिक यात्रा करता है। ऐसे लगता था कि मानो मन ही मन को यात्रा कर रहा, आंतरिक यात्रा कर रहा। वह अपने विचारों या भावों को केवल प्रकट ही नहीं करता था बल्कि उसे स्पष्ट करता था और विचार को वो इतनी तल्लीनता के साथ पेश करता था, विचारों को रखता था कि ऐसा लगता था कि वह विचारों को, भावों को केवल प्रकट ही नहीं कर रहा है बल्कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो
या सुनार की एक छोटी सी चिमटी जो बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी बात को सूक्ष्म रूप से और मजबूती से पकड़ के सामने रख देती है। ऐसा लगता था कि उसका दिमाग जो था वो या तो एक लोहे का शिकंजा था या सुनार की उस चिमटी के समान था जो कि बारीक से बारीक वस्तु को पकड़ लेती है, अपने शिकंजे में बड़ी मजबूती के साथ पकड़ लेती है। ऐसा उसका दिमाग था कि हर वस्तु को बड़ी बारीकता से वो देखता था। लेकिन यह बात पुरानी हो गई। अब मुझे लगता है कि मैं भी बुद्धिमान हो गया, लेकिन ये बात उस समय की है, बहुत पुरानी हो गई है। तो मुझे लगता है मैं भी उसके समान बुद्धिमान हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त की बुद्धिमत्ता का कारण उसकी जिंदगी की ज्यादा थी, नहीं कि केवल मस्तिष्क तंत्रों के अंतर। अब तो मैं ये भी हूँ, मैं भी बुद्धिमान हो गया, तो मुझे भी आभास होने लगा, मुझे भी भान हो गया है कि मेरे दोस्त की तो बुद्धिमत्ता का कारण था, जिसे मैं बुद्धिमान मानता था, बहुत होशियार चतुर मानता था, उसकी जिंदगी ही ज्यादा थी, नहीं कि केवल मस्तिष्क तंत्रों के अंतर। उसकी बुद्धिमत्ता के कारण उसकी जिंदगी ही ज्यादा थी, उसकी जिंदगी ही उसकी बुद्धिमत्ता का कारण थी, न कि उसकी मस्तिष्क तंत्रों की हलचल। यानी कि उसकी बुद्धि है वो मस्तिष्क में नहीं बल्कि उसकी जिंदगी से प्रेरित होती थी। 12 वर्षों बाद जब एक मेरी उससे मुलाकात हुई, तब आनंद और आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा। आनंद से भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। 12 साल बाद मिलते हैं वापस उसी पुल से। नदियों की दो धाराओं के बीच इतने बड़े बड़े पहाड़ आ गए थे कि उन्होंने हमारी दिशा ही बदल दी। जिसे मैं 12 वर्ष पहले जिसे जानता था, जिसके विचारों को मैं इतनी बारीकी से है वो समझ पाता था, सुन पाता था, अपने विचारों को इतनी बारीकी से सूक्ष्मता से रख पाता था, 12 वर्ष बाद जब मिलता तो मुझे आनंद भी होता था, आश्चर्य मिलने की खुशी भी थी और साथ में आश्चर्य भी हो रहा था। खुशी से ज्यादा मुझे आश्चर्य हो रहा था। वो कैसे कि वो नदियों की दो धाराओं के बीच इतने बड़े बड़े पहाड़ आ गए थे कि उन्होंने हमारी दिशा ही बदल दी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम नदी की दो धारा है और हमारे बीच में इतने बड़े बड़े पहाड़ आ गए हैं कि हमारी दिशा ही बदल गई है। अर्थात अब विचारों का जो तालमेल था वो नहीं रह गया था। जब फिर से मुलाकात हुई तो सुबह होता हमारा ध्यान इन पहाड़ों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पर गया। 12 वर्ष बाद अब हम दो हो गए हैं, तो किस तरह से? क्योंकि पहले जब हम एक जैसे विचारधारा रखते थे, लेकिन आज हमारे बीच में पहाड़ आ गए, वो कैसे आ गए? इनकी लंबी चौड़ाई का अनुमान लगाने लगे। 12 वर्ष बाद हम एक से दो कैसे हो गए और किस तरह से? उनके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि वह नौजवान नहीं है। बाल भले ही सफेद हो गए लेकिन उम्र के अनुसार वो नौजवान मिला। यो कहिए कि वह भूतपूर्व नौजवान था, या ऐसे भी कह सकते हैं कि भूतपूर्व नौजवान था। मतलब यह है कि प्रभाव उसके वर्तमान रूप रंग का है और उसके भूतपूर्व रंग रूप का होता था। मुझे वह प्रभाव अच्छा लगता, जी चाहता कि उसके बारे में रोमांटिक कल्पना की जाए, लेकिन यह कहना मुश्किल था कि उसकी सुंदरता उसके रूप की थी या उसके माथे पर पड़ी हुई रेखाओं की। लेकिन मैं उसकी सौंदर्य का अनुमान नहीं लगा सकता कि जो उसकी सुंदरता थी वो उसकी जो मुख पर पड़ी रेखाओं की थी या उसके रूप सौंदर्य की थी। कम से कम मुझे तो वो लकीरें अच्छी लगती। खूबसूरत कागज सुंदर होता है, लेकिन यदि वह कोरा हुआ और उसमें कोई मर्म वचन न लिखा हुआ न रहे तो सौंदर्य में रहस्य ही क्या है? सौंदर्य के रहस्य न हो तो वह एक खूबसूरत चौकटा है। अगर किसी के चेहरे पर सौंदर्य के लकीरें नहीं हो तो वह एक खूबसूरत चौकटा मात्र रह जाता है। कागज बड़ा ही सुंदर होता है और यदि वह कोरा हुआ तो सुंदर लगता है, लेकिन उस पर अगर कोई मर्म वचन न लिखा हुआ तो उस सौंदर्य का क्या रहस्य? ऐसा सौंदर्य क्या फायदा है? कोरा कागज उसकी सुंदरता क्या मायने रखेगी अगर उस पर कुछ सुंदर लिखा हुआ नहीं होगा तो? सामने पीपल का वृक्ष है, चांदनी में उसके पत्ते चमचमाते कांप रहे हैं। चांदनी और उसमें चित्रित कुछ है, हमारे मनोलोक को एक नई दिशा दे रही है। मुझे मालूम था कि मेरे मित्र के लिए शैले की ओर टू वेस्ट विंड उतनी ही दूर है जितना मेरे लिए स्क्वायर रूट ऑफ -1, लेकिन इसके बावजूद वे दूरियां हमारी पहचान हुई थी, शायद इसलिए वे प्रिय भी थी। जब जब मुझे दूरियों का भान होता है तब मुझे अच्छा भी लगता है और बुरा भी। अच्छा इसलिए कि दूरी हमारे गति को चुनौती देती है और बुरा इसलिए कि मित्रों के बीच दूरी है वो भटकती है। मेरा मित्र था तो मित्रों के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए, तो मन में एक अटक पैदा होती है, लेकिन एक दूरी है वही हमें चुनौती देती है आगे बढ़ने के लिए, तो एक अच्छा भी नहीं है। हम एक ही भाषा का उपयोग तो करते हैं, लेकिन अभिधात एक होते हुए भी ध्वन्यार्थक और व्यंग्यार्थक अलग अलग हो सकते हैं। अब सभी का अपना अपना सोचने विचारने का तरीका होता है। एक बात को कोई व्यक्ति है वो किस रूप में ले सकता है, दूसरा उसका दूसरा अर्थ निकाल सकता है ना? तो कहते हैं हम एक जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन अभिधात यानी कि उसका वाच्यार्थ एक ही हो, उसका अर्थ एक ही निकलता हो, लेकिन ध्वन्यार्थक और व्यंग्यार्थक अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन मेरे सोचने का तरीका वो कुछ और हो सकता है, किसी दूसरे का सोचने का तरीका है वो कुछ और हो सकता है।
दूरी पर विजय पाना मानव स्वभाव है, वह एक साहस रोमांच है। अब हमें एक दूसरे को फिर से खोजना पाना है। और कहते हैं ये सब किसके कारण है? दूरी के कारण है, क्योंकि हम भाषा में एक तालमेल है वो नहीं बिठा पाते हैं। दूरी पर विजय पाना मानव स्वभाव है, और इस तालमेल को बिठाने की कोशिश मानव स्वभाव ही कर सकता है, वह एक साहस रोमांच है। अब हमें एक दूसरे को फिर से खोजना और पाना चाहते हैं। एक तरह से मुझे खुशी भी थी कि मैं उसे कतई भूल गया था और उससे बहुत दूर निकल गया था, शायद ये आवश्यक भी था, नहीं तो मैं उससे आच्छन्न हो जाता। उसी के विचारों में मैं अपने आप को ढका हुआ महसूस करता। दूरी आवश्यक थी, दूरी होने से हमें अपनेपन का जो अपनी शक्ति अपना कौशल है उसका भान होता है। तो कहते हैं एक तरह से अच्छा ही हुआ कि मैं उससे दूर हो गया, अगर मैं नहीं होता तो उससे ही आच्छन्न हो जाता। मेरी अपनी दृष्टि से वह असाधारण असामान्य बात थी, मेरी दृष्टि से मैं सोचूं तो वो मेरे लिए एक असाधारण बात थी, असामान्य बात थी। एक साधारणता और क्रूरता भी उसमें थी, निर्दयता भी उसमें थी। वह अपने एक गुण, अपने एक विचार, एक कार्य पर सबसे पहले उसको और उसके साथ लोगों को कुर्बान कर सकता था। इस भीषण त्याग के कारण से अपने आत्मियों का उसके विरुद्ध युद्ध होता तो वह उसकी क्षति भी बर्दाश्त कर लेता। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति में असाधारण हो जाता है, क्रूर हो जाता है, उसकी अपनी निर्दयता हो जाती है, एक गुण सवार हो जाती है, अपने विचार, एक कार्य पर सबसे पहले खुद को देखता है और उसके साथ लोगों को कुर्बान कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति है वो इस भीषण त्याग के कारण उसके अपने जो आत्मीय होते हैं उसके विरुद्ध युद्ध हो जाता है, हो ही जाता है। अगर हम ऐसे एक धुन में अपने विचारों पे चलते हैं, हमें तो विचारों से तालमेल करके चलेंगे तभी सभी हमारे अपने होंगे, और विचारों से तालमेल नहीं बिठा के चलते हैं तो भीषण युद्ध होता है। अपनी हानि भी वो बर्दाश्त कर लेता है। उसकी जिंदगी में इस बुनियादी तथ्य को मैंने हमेशा व्यक्त किया है, वो कहते हैं कि उसकी जिंदगी में इस बुनियादी जो ये तथ्य है उसको मैंने हमेशा वेद विरोध करते हुए देखा है। अब जब वह राजनीति में उतरा तो मैंने उसे घर वालों के सामने गरज कर दिया था, बताया कि वह उसका पलायन है। जब वो राजनीति में उतरता है तो मैंने घर वालों को कह दिया था कि अब इसका पलायन है, ये अब नहीं आने वाला वापस लौट कर। कहा था कि वह राजनीतिक व्यक्ति ही नहीं, राजनीति के साथ वो साहित्य में करता, मुझे कुछ अच्छा लगा कि राजनीति के साथ वो साहित्य में उतरा तो अच्छा लगा, लेकिन अब तक उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। घर के विरोध और बाहर के विरोध में जर्जर हो गया था। अब घर में भी विरोध, घर वालों को इच्छा के विरुद्ध कार्य करता था तो घर वालों का विरोध, राजनीति में उतर गया तो बाहर वालों का विरोध भी झेलना पड़ता है। इससे वो जर्जर कमजोर हो गया था, लेकिन बेहद जिद्दी होने के सबब वह अड़ा रहा और तब से हम एक दूसरे से दूर होते होते चले गए। तो आज मुझे महसूस हो रहा है कि हमारे बीच जो दूरी आने का कारण क्या था कि वो अपने जिद पर अड़ा रहा था और बेहद जिद्दी होने के कारण अपनी ही धुन पर अड़ा रहा, अपने सबक पर अड़ा रहा और तब से हम एक दूसरे से दूर होते चले गए हैं। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि संसारिक समझौते से ज़्यादा विनाशक कोई चीज